अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आज हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस चैप्टर 14 क्लास 12 न्यू सिलेबस पंजाब बोर्ड फिजिक्स। हम बेटा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रेजोनेंस इज़ द फिनोमेना इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन ओसिलेटिंग बॉडी इज़ वेरी मच इंक्रीज्ड। कब? व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ applied external periodic force is same as natural frequency of the body। तो हम कहेंगे कि बेटा जब एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं बैकग्राउंड डैम्ड एंड फोर्स्ड ओसिलेशंस। पहले हम डैम्ड ओसिलेशन की बात कर लेते हैं। इन डैम्ड ओसिलेशंस द ओसिलेटर कैन नॉट मेंटेन इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। किसकी वजह से? ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्सेस। और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा ओसिलेशंस का वो डिक्रीज हो जाएगा ग्रेजुअली विद द टाइम। तो हम कहेंगे कि रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ। तो ये जो ओसिलेशंस है वो कहलाती हैं डैम्ड ओसिलेशंस। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं डिराइविंग फोर्स। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी मेंटेन्ड बाय अप्लाइंग अ पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स विच इज़ कॉल्ड डिराइविंग फोर्स। तो हम कहेंगे कि बेटा ये जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है इसको मेंटेन करने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए वो कहलाती है डिराइविंग फोर्स। नेक्स्ट आ जाएगा फोर्स्ड ओसिलेशंस। व्हेन द ओसिलेटिंग बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ पीरियोडिक डिराइविंग फोर्स then such oscillations are called forced oscillation and its frequency is called deriving frequency। तो हम कहेंगे कि जब बेटा डिराइविंग फोर्स के ज़रिए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड मेंटेन किया जाए तो उन ओसिलेशंस को कहते हैं फोर्स्ड ओसिलेशंस। इनकी एग्जांपल देख लें। द वाइब्रेशन ऑफ व्हीकल caused by running of engine is an example of forced oscillation। या फिर कह लें हैवी मशीनरी running on the floor caused forced oscillations। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा डिपेंडेंस of amplitude। In forced oscillations the amplitude of oscillating body depends on the relation between driving force एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। यानी कि आप कह लें कि जब बेटा डिराइविंग फोर्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो फिर उन फोर्स्ड ओसिलेशंस में रेजोनेंस अचीव हो जाती है और यही बेटा डिपेंडेंस है एम्पलीट्यूड की। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ रेजोनेंस इज अटेन्ड। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा रेजोनेंस इज अटेन्ड व्हेन एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस डिराइविंग फोर्स बिकम इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। यानी कि जब बेटा नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाती है? डिराइविंग फ्रीक्वेंसी के, तो रेजोनेंस अचीव हो जाती है। यानी कि एम्पलीट्यूड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इट आल्सो अकर्स व्हेन द अप्लाइड फोर्स हैज़ फ्रीक्वेंसी एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। यानी कि ज़रूरी नहीं कि इक्वल ही हो बल्कि उसकी इंटेग्रल मल्टीपल के भी बराबर हो जाए तो फिर भी रेजोनेंस अचीव हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स एंड कंडीशन फॉर रेजोनेंस। डिराइविंग फोर्स मैचिंग विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो आप कह लें कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स मस्ट मैच विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, तो फिर बेटा रेजोनेंस अचीव होगी। तो ये पहली कंडीशन आ जाएगी। या फिर आप कह लें इंटेग्रल मल्टीपल। अगर हम कंसिडर कर लेते हैं इफ़ F1 इज़ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी देन रेजोनेंस विल टेक प्लेस एट। अब कह लें कि जब वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 4 गुना हो जाए या फिर आप n टाइम्स भी कह सकते हैं तो फिर भी रेजोनेंस अचीव हो जाएगी, जो कि ये इंटेग्रल मल्टीपल है। ठीक है। यहाँ पर बेटा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा मीडियम कनेक्शन फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र। देयर विल बी अ फिजिकल लिंक और मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर डिराइविंग फोर्स टू ट्रांसफ़र एनर्जी टू द डिराइविंग बॉडी। यानी कि कोई ना कोई मीडियम ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन में देख सकते हैं कि ये जो रॉड है ये बेटा इनके दरमियान एक फिजिकल कनेक्शन है, फिजिकल लिंक है, मीडियम है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं सेटअप। Two pairs of pendulum are suspended by a horizontal rod
आप कह लें कि इनमें जो ए बी पेंडुलम है उसकी लेंथ L1 है और जो सी डी पेंडुलम है उसकी लेंथ L2 है, एज शोन इन फिगर बिलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ए बी इनकी लेंथ L1, ये सी डी इनकी लेंथ L2। नेक्स्ट बेटा आएगा अनदर पेंडुलम P इज इंट्रोड्यूस्ड हुज लेंथ कैन बी वेरिड आइदर L1 और L2। तो यहाँ पर आप बेटा P को देख सकते हैं, इसकी लेंथ L1 भी हो सकती है और L2 भी हो सकती है। नेक्स्ट बेटा हम वर्किंग और ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि व्हेन द लेंथ ऑफ P इज इक्वल टू L1, तो यहाँ पर कंसिडर कर लें कि ये जो P पेंडुलम है इसकी लेंथ L1 हो जाए, यानी कि A और B के बराबर हो जाए। तो फिर क्या होगा, इफ़ द पेंडुलम इज सेट इनटू वाइब्रेशन द वाइब्रेशन रीचेज द अदर पेंडुलम थ्रू द रॉड। तो आप देख सकते हैं बेटा ये जो ऊपर रॉड है, इस रॉड के ज़रिए दूसरे पेंडुलम तमाम पेंडुलम्स तक जो है ना वो वाइब्रेशन पहुंचेंगी। लेकिन बेटा हम ये जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, उसका फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर G, जिसमें आप देख सकते हैं एट अर्थ सरफेस G जो है वो सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब जिसकी लेंथ सेम होगी उसका टाइम पीरियड और उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, और जिसकी लेंथ डिफरेंट है उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है। तो हम देख सकते हैं बेटा P की जो लेंथ है वो सेम है एज A एंड B। तो इसका मतलब कि इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो जाएंगी। तो जब बेटा इसमें हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे P में, तो आप कहेंगे कि ये आगे ट्रांसफ़र होंगी A और B में, क्योंकि इनकी भी फ्रीक्वेंसी सेम है ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहाँ पर हम बेटा देख सकते हैं when the pendulum A and B receives a driving force through the rod and they also start vibration। तो बेटा A और B भी वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे। कब, जब P में वाइब्रेशन स्टार्ट होंगी, क्योंकि तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो हम कहेंगे एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज ड्यू टू द रेजोनेंस फिनोमेना। तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज देयर लेंथ, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल पीरियड आर सेम। तो यहाँ पर बेटा ये तीनों चीज़ें इनकी सेम हैं। नेक्स्ट बेटा हम बात कर सकते हैं एट द सेम टाइम द पेंडुलम C एंड D whose natural frequencies are different from the natural frequency of P do not oscillate, they continue to remain at rest। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेटा ये जो C और D है ये वाइब्रेट नहीं करेंगे, जबकि A और B जो है ना वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि C और D की लेंथ डिफरेंट तो टाइम पीरियड भी डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट। जबकि A और B की लेंथ सेम, टाइम पीरियड भी सेम, फ्रीक्वेंसी भी सेम। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पर कंसिडर कर लें कि P की जो लेंथ है P पेंडुलम वो L2 के बराबर है, जैसा कि बेटा यहाँ पर फिगर में शो किया गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये L2 के बराबर आ जाएगी ग्रीन वाले पेंडुलम की लेंथ। तो फिर क्या होगा, हम देखेंगे कि जब P पेंडुलम में ओसिलेशंस की जाएं तो आप कह देंगे कि जो वाइब्रेशन है C और D में भी स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि बेटा रेजोनेंस की वजह से आप कहेंगे कि इनकी लेंथ सेम और इनका पीरियड भी सेम और इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम। तो रेजोनेंस की वजह से उनका अब कह लें एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है और वो भी वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। जबकि जो पेंडुलम A और B है ये रेस्ट में रहेंगे, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, क्योंकि इनकी लेंथ डिफरेंट है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं सम सर्कमस्टांसेस इन विच रेजोनेंस इज़ यूजफुल। फर्स्ट आ जाएगा हीटिंग कुकिंग फूड इन माइक्रोवेव ओवन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। माइक्रोवेव ओवन जनरेट सप्लाई सुपर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनकी फ्रीक्वेंसी आप कह लें 3 गीगाहर्ट्ज़ टू 30 गीगाहर्ट्ज़ और वेवलेंथ 10 सेंटीमीटर होती है, एंड स्कैटर दैम थ्रू आउट द ओवन। तो आप कह लें कि ये थ्रू आउट ओवन में स्कैटर हो जाती हैं। नेक्स्ट बेटा मैकेनिज्म आ जाएगा द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव एक्साइट्स द वाटर मालिक्यूल्स। तो जितने भी वाटर मालिक्यूल्स हैं उनको वो एक्साइट करेगी इन द फूड, कॉजिंग दैम टू ओसिलेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी as the microwave and cause them to collide with one another। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बेटा फूड के अंदर जो वाटर मालिक्यूल्स हैं उनको ये ओसिलेशन स्टार्ट कर देते हैं। ओसिलेशंस की वजह से हम कह सकते हैं कि वो कुलियन स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हीट अप होना शुरू हो जाते हैं। हीट प्रोडक्शन, फ्रिक्शन जनरेट
बाय कुलियंस, तो कुलियन की वजह से फ्रिक्शन आएगी। चेंजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर इनटू हीट दैट वार्म्स द फूड, तो आप कह रहे हैं जिसकी वजह से फूड जो है वो गर्म हो जाएगी। किसकी वजह से? ओसिलेशंस की वजह से, और वो कुलियन स्टार्ट करते हैं जिसकी वजह से हीट पैदा होती है। नेक्स्ट, कंटेनर स्पेसिफिसिटी, फूड कंटेनर कंटेन वाटर, तो अब कह लें कि फूड के अंदर तो वाटर होता है। हम कोई भी सालन पका लें बेटा, कोई भी चीज़ हो उसमें वाटर तो लाजमी होता है। वाटर मालिक्यूल्स कैन ओनली बी हीटेड बाय द माइक्रोवेव ओवन, तो आप कह सकते हैं जिसमें वाटर मालिक्यूल्स होंगे सिर्फ उसी को गर्म किया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि बेटा प्लास्टिक और ग्लास, अगर आप इसको रख दे खाली जो है ना वो माइक्रोवेव ओवन में, तो बेशक माइक्रोवेव को चला भी लें फिर भी वो हीट अप नहीं होंगी। उसकी रीज़न कि उसमें कोई वाटर मालिक्यूल्स नहीं होता, किसके अंदर? ग्लास और प्लास्टिक के अंदर। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा रेडियो ट्यूनिंग। The tuning of an analog radio set for certain station is also based on resonance, in which need to turn the knob of radio to ट्यून अ स्टेशन, तो आप कह लें कि हम ये जो नॉब है इसको घुमाएंगे, कोई ना कोई स्टेशन हमें मिल जाएगा। तो फिर क्या होगा? here actually we change the natural frequency of the electrical circuit of receiver to make it equal to the transmission frequency of radio station, तो बेसिकली हम बेटा कर क्या रहे हैं कि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं पहले ये फ्रीक्वेंसी थी फिर हमने चेंज करके ये बना दी। तो बेटा जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो हम कहेंगे किसके बराबर करनी है? ट्रांसमिशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के बराबर करनी है। तो फिर रेजोनेंस की वजह से मैक्सिमम एनर्जी अब्जॉर्प्शन होगी। व्हेन टू फ्रीक्वेंसीज मैचेस with each other the resonance occurs and energy absorption by the station is maximum and this is only the station we hear, तो हम कहेंगे उस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी की जो आप कह सकते हैं रेडिएशन है वो मैक्सिमम अब्जॉर्ब होंगी जिसकी वजह से हम सिर्फ वही स्टेशन सुन सकेंगे। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा सम सर्कमस्टांसेस इन विच रेजोनेंस शुड बी अवॉइडेड। फर्स्ट आ जाएगा ब्रिज वाइब्रेशन, द सोल्जर्स आर एडवाइज्ड टू ब्रेक देयर स्टेप्स वाइल क्रॉसिंग द ब्रिज, तो यहाँ पर इसकी रीज़न क्या है? इफ़ द सोल्जर मैचेस मार्च इन स्टेप्स then it is possible that the frequency of their footsteps becomes equal to the natural frequency of the bridge and bridge may be set into vibration with large amplitude due to resonance the आप कह सकते हैं कि ब्रिजेस में कोलैप्स। तो यहाँ पर बेटा आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जब ये सेम फुट स्टेप उठाकर रखेंगे तो फिर क्या होगा? रेजोनेंस अकर करेगी और ब्रिज हो सकता है कोलैप्स कर जाए। लेकिन जब बेटा कोई पहले नीचे कर रहा हो, कोई ऊपर उठा रहा हो, कोई आगे मूव कर रहा हो, तो आप कह सकते हैं कि जब ये ब्रेक कर देंगे स्टेप्स को तो फिर क्या होगा? इनके मार्च को, तो फिर क्या होगा? ब्रिज सेफ रहेगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं एरोप्लेन विंग्स। एरोप्लेन विंग्स में भी रेजोनेंस को अवॉइड करना चाहिए। फॉर इक्विलिब्रियम द स्ट्रक्चर ऑफ एन एरोप्लेन हैज़ बीन डिजाइंड विद इट्स टू विंग्स, तो बेटा बनाते वक्त क्या करते हैं? बनाते वक्त बेटा एक फ्रीक्वेंसी के साथ उनको वाइब्रेट करवाया जाता है। किसकी फ्रीक्वेंसी? आप कह लें एरोडायनामिक फ्रीक्वेंसी या फिर टर्बुलेंस या इंजन वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, ताकि वो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट ना करें। तो जो बेटा उस टेस्ट में पास होते हैं उन्हीं को ही आगे जो ना वो सवारियों के लिए भेजा जाता है, जो उस स्टेप में फेल हो जाते हैं उनको आगे नहीं भेजा जाता। इसकी रीज़न क्या है? व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज फोर्सेस आर मैचिंग विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द विंग्स द रेजोनेंस विल अकर्स एंड इट मे बी प्रूव्ड डेंजरस, यानी कि बेटा हम जानते हैं कि इंजन की वाइब्रेशंस भी होती हैं, अगर सेम वाइब्रेशन सेट कर दी जाएँ किसके लिए? विंग्स के लिए, तो फिर रेजोनेंस की वजह से वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेंगी जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इंटरेस्टेड इंफॉर्मेशन, यानी कि जो साइड बॉक्स बुक में गिवन है उनको देख लेते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट
with which it oscillates is called resonance frequency। तो आप कह लें कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होगी उस बॉडी की फ्रीक्वेंसी होगी जो रेजोनेंस के फिनोमेना में वाइब्रेट करता है। जैसे कि आप बात कर लेते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन सा, पियानो हो सकता है, वायलिन हो सकता है, गिटार हो सकता है। दिस साउंड बोर्ड ऑफ अ पियानो, वायलिन और गिटार रेजोनेट्स विद द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। यानी कि आप बेटा देख सकते हैं स्ट्रिंग को वाइब्रेट करें तो सेम जो है ना वुडन बॉक्स के अंदर भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होती हैं। व्हेन म्यूजिशियन स्ट्राइक्स द स्ट्रिंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज गिटार और वायलिन, द स्ट्रिंग प्रोड्यूसेस साउंड वेव्स इन द फॉर्म ऑफ vibration. These vibration transfer their energy to the hollow wooden box of the instrument। तो ये बेटो hollow wooden box में जो है ना वो वाइब्रेशन जाएंगी। These sound box रेजोनेंट्स एम्पलीफाइंग दी साउंड वेव्स। तो ये क्या करेंगे, एम्पलीफाई कर देंगे साउंड वेव्स को। तो फिर क्या होगा, एम्पलीफाइंग साउंड वेव्स आर देन इमिटेड प्रोड्यूस्ड अ लाउडर एंड रिचर साउंड। तो बेटा अगर हम गिटार की बात करें, जब भी इन्होंने ब्रीक फ्रीक्वेंसी वाली वाइब्रेशन प्रोड्यूस करनी होती हैं तो ये बेटा इसके हैंडल से जो है ना इसको वाइब्रेट करते हैं। जबकि अगर बेटा ये वुडन बॉक्स जहाँ से ये खाली है वहाँ से वाइब्रेट करें तो वहाँ पर बेटा काफ़ी लाउडर, एम्पलीफाइड और रिचर साउंड प्रोड्यूस होती है रेजोनेंस की वजह से। नेक्स्ट आ जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग is an improved medical diagnosis technique in which strong ratio, आप कह लें जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या करेगी, मैच कर जाएगी किसके साथ, न्यूक्लियाई की ओसिलेशंस के साथ, और एनर्जी अब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी बाय द न्यूक्लियाई मैक्सिमम। तो हम कहेंगे जो न्यूक्लियाई है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बेटा सेम फ्रीक्वेंसी के हमने मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है ना वो प्रोड्यूस की हैं ओसिलेशंस। तो हम कहेंगे दिस पैटर्न ऑफ द एनर्जी अब्जॉर्प्शन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ कंप्यूटर एनहांस्ड फोटोग्राफ। तो बेटा एक कंप्यूटर एनहांस्ड फोटोग्राफ बनेगी जिसकी वजह से आप उसमें देख सकते हैं कि क्या चेंजेस आ रही हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम मौजूद है। तो ये डायग्नोसिस यानी कि टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा स्विंग। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ स्विंग कैन बी इंक्रीज्ड बाय एम्पलीफाइंग अ सूटेबल पीरियोडिक फोर्स ऑन इट रेगुलरली। तो हम कहेंगे कि बेटा जो स्विंग है उसमें जो एम्पलीट्यूड है इंक्रीज करने के लिए हमें सूटेबल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी बार बार, तो फिर वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगी। इट मस्ट बी नोटेड दैट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्विंग मैचेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ पुश एम्पलीफाइंग द मोशन। तो अगर बेटा नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है ना वो पुशिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए तो वो एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देगी। नेक्स्ट आ जाएगा अर्थक्वेक एंड सेस्मिक वेव्स, और साथ में हम बेटा जिक्र करेंगे 2005 में जो कश्मीर में अर्थक्वेक आया था, ओरिजिन उसका कश्मीर था, थ्रू आउट पाकिस्तान में जो है ना वो आप कह लें कि अर्थक्वेक आया था। इन द रेजोनेंस इन द oscillations up and down break and back and forth motion caused by seismic waves। तो हम कहेंगे जो रेजोनेंस है ओसिलेशंस के अंदर वो क्या करती हैं, अप एंड डाउन, वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन कॉज्ड बाय सेस्मिक वेव्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। तो आप कहेंगे फिर क्या होगा, बिल्डिंग ओसिलेट्स। तो बेटा अर्थक्वेक के दौरान जो बिल्डिंग है वो ओसिलेट करती हैं। इसकी असल रीज़न क्या है बेटा, रेजोनेंस की वजह से जो ओसिलेशंस प्रोड्यूस्ड होती हैं अप एंड डाउन वो बैक एंड फोर्थ मोशन प्रोड्यूस करती हैं सेस्मिक वेव्स की वजह से। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट, एन अर्थक्वेक अकर्ड इन पाकिस्तान, मैग्नीट्यूड कितनी है इसकी 7.6 ऑन रिएक्टर स्केल ऑन 8 अक्टूबर 2005 इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इन अ टेरिटरी अंडर पाकिस्तान। तो हम कह लेंगे इट वाज सेंटर्ड नियर द सिटी ऑफ मुजफ्फराबाद। तो मुजफ्फराबाद में बेटा उसका सेंटर था। तो कितने लोग मारे गए थे, 86,000 पीपल डाइड ड्यूरिंग दिस अर्थक्वेक। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें कंसेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल MCQs। फर्स्ट आ जाएगा when an oscillating body is subjected to a periodic driving force then the oscillation is called forced oscillation। जब बेटा हम फोर्स लगाते हैं, ड्राइविंग फोर्स लगाई जाती है तो वो फोर्स्ड ऑसिलेशंस कहलाती हैं।
नेक्स्ट आ जाएगा रेजोनेंस अकर्स व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू, अब कह रहे हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी आर इट्स इंटेग्रल मल्टीपल, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा इसमें द प्लास्टिक और ग्लास कंटेनर डू नॉट हीट अप इन अ माइक्रोवेव, उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज उसकी रीज़न क्या हो सकती है, यहाँ पर हम देख सकते हैं दे डू नॉट कंटेन वाटर मालिक्यूल्स, तो आप कह लें जो प्लास्टिक और ग्लास के कंटेनर है वो हीट अप नहीं होते माइक्रोवेव ओवन में, उसकी रीज़न क्या है, उसके अंदर वाटर मालिक्यूल्स नहीं है, वाटर मालिक्यूल्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे तो वो हीट अप होंगे। तो नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं द सोल्जर्स आर एडवाइज्ड टू ब्रेक देयर स्टेप्स वाइल क्रॉसिंग ब्रिजेस टू अवॉइड, किस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ब्रिज कोलैप्स को, ड्यू टू लार्ज एम्पलीट्यूड, ड्यू टू रेजोनेंस वाइब्रेशन, तो आप कह लें कि रेजोनेंट वाइब्रेशंस की वजह से एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाता है जिसकी वजह से ब्रिज कोलैप्स कर सकता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए जो है ना वो ब्रेक करते हैं उनके स्टेप्स मार्च को। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ट्यूनिंग एन एनालॉग रेडियो सेट टू अ स्टेशन इज बेस्ड ऑन मैचिंग द रिसीवर सर्किट फ्रीक्वेंसी विद ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी, यानी कि रेजोनेंस वाला फिनोमेना आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा वर्ड ट्रांसफर एनर्जी टू द हॉलो वुडन बॉक्स ऑफ अ गिटार और वायलिन, तो हम कहेंगे बेटा इसमें वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग, जो वाइब्रेशन होंगी स्ट्रिंग्स में वो बेटा एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगी हॉलो वुडन बॉक्स में, किसके अंदर, गिटार या वायलिन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI यूज स्ट्रॉन्ग रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन टू कॉज ओसिलेशन इन न्यूक्लियाई, तो बेटा न्यूक्लियाई में जो है ना वो ओसिलेशन प्रोड्यूस करती हैं जिसकी वजह से जो है ना वो आप कंप्यूटर इनहेंस्ड इमेज बना लेते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा इन द 5 पेंडुलम एक्सपेरिमेंट, जो बेटा ऊपर भी पड़ा है, पेंडुलम A and B वाइब्रेट्स विद द लार्ज एम्पलीट्यूड व्हेन ड्राइविंग पेंडुलम हैज़ लेंथ, तो आप कह लें कि यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें बेटा P की लेंथ अगर A और B के बराबर होगी यानी कि आपके पास L1 के बराबर होगी तो फिर जो है ना वो वाइब्रेट कर सकते हैं विद लार्ज एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, if f1 is the natural frequency of body resonance will take place at which of the following frequencies, तो यहाँ पर बेटा 3 आएगा, उसकी रीज़न क्या है, इंटेग्रल मल्टीपल, अगर हम 1.5 2.5 या 0.5 की बता के ये इंटीजर्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें सुपर हाई फ्रिक्वेंसी electromagnetic waves generated in microwave oven has a frequency range from 3 GHz to 30 GHz। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा दी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्कैटर्ड थ्रू द माइक्रोवेव ओवन इज अबाउट, उनकी जो वेवलेंथ है वो 10 सेंटीमीटर के अराउंड होती है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं द एम्पलीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक दैट अकर्ड इन पाकिस्तान ऑन 8 अक्टूबर 2005, उसका मैग्नीट्यूड जो थी वो 7.6 थी। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा इसमें अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ टाइम पीरियड टी, इफ द टाइम पीरियड इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर G एंड सेकंड पेंडुलम रेजोनेट विद इट्स लेंथ मस्ट बी, अगर बेटा रेजोनेट करना है उसकी लेंथ सेम होनी चाहिए पहले की तरह यानी कि L के बराबर होनी चाहिए। इसको बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।